दिल्ली में जो धमाका हुआ उसका कनेक्शन ईरान से जुड़ रहा है। पेरिस में इजरायल के दूतावास के पास संदिग्ध सामान मिला, उसका कनेक्शन भी ईरान से जोड़ा जा रहा है। पिछले 36 घंटों में इन दो घटनाओं ने ईरान और मोसाद के बीच दुश्मनी का नया चैप्टर खोल दिया है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अब दुनिया के दूसरे देशों में दोनों की अदावत का नया अंजाम सामने आए। शाम 5:05 दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका। सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। शाम करीब 6 बजे पेरिस में इजरायली दूतावास के बाहर संदिग्ध सामान मिला और फिर दुनिया भर में इजरायली दूतावास को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। इंच इंच पर हथियारधारियों की फौज तैनात कर दी गई, बॉम्ब स्क्वाड तैनात कर इलाका सील कर दिया गया। दिल्ली और पेरिस में इजराइल एक्टिव हो गया। दिल्ली का धमाका छोटा था, जमीन पर असर कम हुआ, लेकिन इजरायल में इसका बड़ा असर हुआ। दिल्ली पुलिस जब शरारती तत्वों के इर्द गिर्द घूम रही थी, तब इजरायल के एक पत्रकार ने ट्वीट करके बड़ा धमाका कर दिया। इजरायली पत्रकार ने ट्वीट किया कि दिल्ली एम्बेसी को टारगेट करने की कोशिश के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हो सकती है। इजरायल की जांच टीम दिल्ली जा सकती है। मान्यता प्राप्त पत्रकार के इस ट्वीट का मतलब बहुत साफ था। मतलब ये कि ये आतंकी हमला था और दूसरा ये कि अब मोसाद अपने हिसाब से इजरायल के दुश्मन की देहरी तक पहुंचेगी। अपने जानी दुश्मन की कुंडली को खंगाल कर उसे मारने के लिए विख्यात मोसाद के निशाने पर ईरान है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसके सहयोगी हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ईरान पर शक क्यों है। ईरान और इजरायल की दुश्मनी का लेटेस्ट एडिशन है ये। साल 2020 का खौफनाक दृश्य है ये, जब ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चीथड़े उड़ा दिए थे बगदाद एयरपोर्ट। बताते हैं कि मोसाद ने जासूसी की थी और अमेरिका ने कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था। कासिम सुलेमानी ईरानी कुद्स फोर्स का सुप्रीम कमांडर था। कुद्स फोर्स को जानने के लिए आपको ईरान को समझना पड़ेगा। आपको ये जानना चाहिए कि आखिर कुद्स फोर्स क्यों इतनी अहम है ईरान के लिए। असल में ईरान में दो तरह की सेनाएं, सरकारी सेना के समानांतर खुमैनी आर्मी, यानी ईरान की सेना की तरह ही 1979 में हुई ईरानी क्रांति के नायक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थकों ने मिलकर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नाम से सेना बनाई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स देश के अंदर और बाहर एक्टिव है। बासिस रेजिस्टेंस फोर्स और कुद्स फोर्स इनके नाम है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC बनने के बाद से ही ये सरकारी सेना से ज्यादा ताकतवर है। इसका चीफ सीधे आयतुल्लाह खुमैनी को रिपोर्ट करता है, उसी से बात करता है। लिहाजा IRGC ईरान में बड़ी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकत बनी। ईरानी सेना के पास सिर्फ 3.5 लाख सैनिक हैं, जबकि IRGC में करीब 2 लाख सैनिक हैं। इसके पास अपनी नेवी और एयरफोर्स भी है। मिसाइल की जिम्मेदारी भी इसके पास है। इसकी एक इंजीनियरिंग विंग है, खत्म ओल अनबिया, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। 1980 में जब अचानक से इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ईरान में घुसा, तब उस वक्त आयतुल्लाह खमनेई ने रेवोल्यूशनरी फोर्स को उसको अपनी सेना, नौसेना और नेवी की ताकत दी। ईरान की सरकार में बेहिसाब दखल है IRGC का। सिर्फ सेना में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी IRGC का दबदबा इतना है कि समूचा ईरान इसके सामने नतमस्तक रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की 1/3 इकोनॉमी पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कंट्रोल है। इसके अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट, डैम और रोड कंस्ट्रक्शन, तेल और गैस प्रोजेक्ट, फूड ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल और कल्चरल एक्टिविटी पर IRGC का नियंत्रण है। अरबों रुपए के कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसका जिम्मा है। IRGC नेवी के पास होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का भी जिम्मा। सत्ता परिवर्तन के बाद IRGC को ही सरकार ने विस्तार दिया है ईरान में। इस छद्म सेना का एक विंग ऐसा है जो देश के बाहर दुश्मनों से टकराता है। उसी विंग का नाम है कुद्स फोर्स। कुद्स सेना की स्थापना 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान की गई थी, लेकिन जब 2003 में अमेरिका ने इराक में सद्दाम की सत्ता को खत्म किया, तब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कुद्स सेना को और विस्तार दिया।
कुद्स फोर्स में 15,000 सदस्य हैं। ये मिडिल ईस्ट में होने वाले संघर्षों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहता है। 2003 में कुद्स का अभियान तेज हुआ। यूं समझिए कि सद्दाम की सत्ता खत्म होने के बाद कुद्स फोर्स ज्यादा एक्टिव हुई। अमेरिका विरोधियों को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग देती है। ये ईरान समर्थित मिलिशिया और सरकारों को सहयोग करती है। ईरान समर्थित सरकार को भी सपोर्ट करती है। कुद्स फोर्स को यमन में सरकार के खिलाफ संघर्ष में हूती विद्रोहियों की लाइफलाइन माना जाता है और यमन में सरकार के साथ इजरायल खड़ा है। फलस्तीन को लेकर इजरायल और ईरान में दुश्मनी की एक वजह यह भी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका साल 2007 की शुरुआत में इसे आतंकवाद का समर्थक घोषित कर चुका है। इसके कमांडर कासिम सुलेमानी को आतंकी बताकर जनवरी 2020 में अमेरिका ने इजरायल की मदद से मार गिराया था। इसके बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका को तबाह करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। एक साल में कई बार टकराव भी हुआ। इजरायल ने ईरान के एटमी अड्डों पर जमकर तबाही मचाई, उसके परमाणु वैज्ञानिक को मारा और इसी के बाद से लगातार ईरान और इजरायल के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान के सर्वोच्च नेता डंके की चोट पर अमेरिका से बदला लेने का संकल्प दोहराते हैं। यही वजह है कि इजरायली दूतावास में जब पत्ता खड़का तो इजरायल में खलबली मच गई। अपने दुश्मन को उसके आंगन में खड़े होकर मारने वाली इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक पैर पर खड़ी हो गई। इराक पर शक इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए इराक में हमले किए थे। इसलिए मुमकिन है इजरायल से बदले के लिए भारत में निशाना बनाया गया। दिल्ली में घटना स्थल से एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में 2020 में 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र किया गया है। 2012 में इजरायली दूतावास के अफसर की गाड़ी में बम लगाया गया था जिसमें ईरानियों के नाम सामने आए थे। ऐसे में मोसाद एक्टिव हो चुकी है। धमाका कर पाताल में छिपे आतंकियों को खोजने में भारतीय एजेंसियां मोसाद की मदद कर रही हैं। दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद अपना निशाना नहीं चूकती। मोसाद की सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। अमेरिका और भारत समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर ट्रेनिंग और कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती हैं। भारत तो अपनी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग तक इजरायली खुफिया एजेंसी के साथ करवाता है क्योंकि मोसाद के निशाने से आज तक कोई नहीं छूटा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ने दुनिया में मोसाद का दम दिखाया था। 1976 में इजरायली यात्री विमान अगवा कर लिया गया था, लेकिन मोसाद ने आतंकियों के चंगुल से अपने सभी 94 लोगों को सुरक्षित निकाला था। 60 के दशक में मोसाद ने रूसी मिग-21 लड़ाकू विमान को चुरा लिया था। म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के हत्यारों को ढूंढ कर मारा। इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हत्यारों को 10 साल तक पीछा करने के बाद सभी 11 आतंकियों को 11 गोलियां मारी गई थी। एक बार फिर मोसाद ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदुस्तान की एजेंसी की मदद के लिए मोसाद तैयार है। जाहिर है मोसाद फिर अपने दुश्मनों को बख्शने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो पाताल के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।